हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हर दिन स्टार्टिंग है, नया चैनल है, तो स्टार्टिंग में तो 5 ही क्वेश्चन मैं कराऊंगा, लेकिन धीरे धीरे करते करते मैं 5 से 10, 10 से 15 धीरे धीरे मैं बढ़ते रहूँगा। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने भी मेंस दिया है और इस बार का मेंस थोड़ा सा अच्छा होने वाला है, क्योंकि एसएससी का जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, जिसमें एक एग्ज़ाम हो रहा है, वहाँ पे वे क्वेश्चन मैथ का अच्छा दे रहे हैं। लेकिन अगर सीजीएल और सीएचएसएल में देखा जाए तो यहाँ 2 एग्ज़ाम हो रहा है, एक प्री और मेंस, जिसके कारण मेंस में अच्छे क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। तो मैं हर दिन इसी चैनल पे, नया चैनल है, देखता हूँ कहाँ तक जाता है। आई होप आप लोग का सपोर्ट रहेगा। थोड़ा वॉइस वगैरह का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन कोई नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि वॉइस का प्रॉब्लम वगैरह कुछ ना हो। तो 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। इसमें मिक्सअप होगा, हर तरीके का क्वेश्चन होगा। तो पहला स्टार्ट करते यहाँ से। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्वेश्चन के साथ हम लोग को उसका अप्रोच देखना, कि हमको किस क्वेश्चन में किस तरीके का अप्रोच सबसे नेसेसरी है। अगर हम इस क्वेश्चन का बात करें तो इसमें दिया हुआ है, इनकम दिया हुआ है 139,200 पी क्यू आर का, पी प्लस क्यू प्लस आर का ये इनकम दे रहा है। टोटल इनकम दे रहा है 139,200, ठीक है। और साथ ही में ये बोला जा रहा है कि वो इतने इतने % अपने इनकम का खर्च करते हैं, और यहाँ पे रेशियो दे रहा है। तो हमको यहाँ पे ये सोचना है कि किसी तरीके से हमारा ये जो रेशियो है वो इसके एक्सपेंडिचर के इससे मैच कर जाए, ताकि इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन इस्टेब्लिश हो सके। तो अगर हम ध्यान से देखें तो मेरे को पता चल रहा है कि P अपने इनकम का 75 खर्च करता है। तो अगर आपको प्रॉपरली दिख रहा है कि 75 खर्च कर रहा है, तो मतलब 25% अपना बचाएगा। लेकिन जब मैं आगे देखा तो मुझे पता चल रहा है कि ये फ्रैक्शन में है। तो मेरे को लगा कि जब सब फ्रैक्शन में है तो इसको भी मैं ये लिख सकता हूँ कि ये 3/4 खर्च कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर इसका इनकम ये 4 है तो खर्च कर रहा है वो 3 एक्सपेंडिचर। तो अगर मैं फ्रैक्शन में बात करूँ तो 4 में से अगर 3 खर्च कर रहा है तो सेव कितना कर रहा होगा, 1। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेव मेरा कितना कर रहा है, 17। तो इसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ये जो मेरा सेविंग फ्रैक्शन का 1 है वो इस रेशियो में दिया हुआ 17 के बराबर है, ठीक है। तो अगर 1 17 के बराबर है तो पी का इनकम क्या होगा, पी का इनकम तो 4 है। तो पी का जो इनकम 4 है वो किसके बराबर होगा, 17 × 4। मतलब पी का इनकम इस दोनों के रिलेशन से मेरा आ गया क्या, 68, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्यू का। तो अगर हम क्यू को देखें तो क्यू का भी जो फ्रैक्शन में वैल्यू दे रहा है एक्सपेंडिचर का, 85 5/7%। तो अगर आप इस फ्रैक्शन को याद करने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप मल्टीप्लाई करेंगे 785 × 7, आपका हो जाएगा 595 + 5, मतलब 600%/7। और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप तुरंत, ये 1-2 सेकेंड का काम होता है, अब 6/7 आ गया। अब ये 7 में से 6 अगर खर्च कर रहा है तो इसका सेविंग कितना हो गया, इसका भी सेविंग 1 आया। लेकिन अगर हम रेशियो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये 1 किसके बराबर दे रहा है, 12। तो अगर हम इसका इनकम निकाले, मतलब जो कि है 7, तो इसका इनकम आ जाएगा 7 × 12, मतलब आ गया 84, ठीक है। अब बात करते हैं आर का। आर का दिया हुआ है 63 7/11। अगर आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 693 + 7, मतलब 700/11। अगर वो कटेगा इंटू बाई 100 से तो आ जाएगा 7/11। मतलब क्यू का अगर इनकम 11 है तो वो खर्च कर रहा है 7, मतलब उसका स्पेंड, अगर हम सेविंग का बात करें तो वो हो जाएगा 4। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 4 नहीं है, ये 4 8 के बराबर है। तो 1 का वैल्यू आ गया 2, तो इसका इनकम का वैल्यू आ जाएगा
इंटू 2, मतलब इसके इनकम का वैल्यू आ गया 22। अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ तो यहाँ पे मेरा आ गया 68, यहाँ से आ जाएगा 84 और यहाँ से आ जाएगा 22। तो अगर मैं थोड़ा सा इधर लिख दूँ पी क्यू आर का इनकम का रेशियो जो मैं इसके हेल्प से लाया, तो ये हो जाएगा 68, एक हो जाएगा 84 और एक हो जाएगा 22। मेरे को दिख रहा है कि ये और छोटा हो सकता है, तो छोटा कर लेते हैं, कैलकुलेशन में आसानी होता है। ये हो जाएगा 11। ये प्रॉपर मेरा इनकम का रेशियो आ गया जो मैं इन दोनों के हेल्प से लाया। अब बारी आता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनकम तो इतना दे रहा है 139,200, तो मैं ये कह सकता हूँ 34 + 42 + 11, ये मेरा किसके बराबर है 139,200। अगर मैं दोनों को ऐड करूँ तो ये हो जाएगा 87, इन तीनों को ऐड करके 87 आ गया। ये बराबर हो गया 139,200। तो इसका मतलब एक का मान अगर निकालूं तो 139,200 अपॉन 87। तो ये मैक्सिमम टाइम अगर यहाँ पे फ्रैक्शन देगा तो यहाँ पे वो ऐसा ही वैल्यू देगा जो आसानी से कट जाए। तो अगर इसको काटने चाहो तो एक बार में 87, फिर 6 बार में कट जाएगा, तो एक का वैल्यू आ जाएगा 1600। लेकिन मेरे से क्या पूछ रहा है, डिफरेंस बिटवीन द सैलरी ऑफ पी एंड आर। तो अगर पी और आर के सैलरी का डिफरेंस अगर देखा जाए तो ये कुछ नहीं है, 34 - 11 ये है 23। तो 23 का वैल्यू पूछ रहा है, एक का वैल्यू अगर 1600 है तो 23 का हो जाएगा 23 × 1600, इसका मतलब 368 और 00। तो ये रहा मेरा पहले का आंसर। आई होप इसको समझ में आ गया होगा। हम लोग को इसमें कुछ नहीं करना रहता है, हम लोग को इन दोनों के बीच में किसी भी तरीके से एक रिलेशन को इस्टेब्लिश करना होता है ताकि हम इसको अपने दिए हुए चीज़ से कंपेयर कर सके। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिया, क्योंकि यहाँ पे देखने में पढ़ने में ये बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो ये 10 से 20 सेकंड का क्वेश्चन होता है सॉल्व करने का। आइए इसको देखते हैं। तो इसमें ये दे रहा है 2 टैंक है, एक क्या बोल रहा है कि विच कैन फिल इट इन 30 मिनट, मतलब कि एक टैंक को अकेला कोई एक पाइप चलता है तो 30 मिनट में भर देता है एक टैप, अगर दूसरा अकेला चलता है तो 45 मिनट में भर देता है, और एक तीसरा भी पाइप है जो उसको एम्प्टी करता है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है कि वो कितने देर में एम्प्टी करेगा। तो एक पर्सन है वो एक्सीडेंटली क्या किया, इनलेट पाइप को खोल दिया लेकिन आउटलेट पाइप को बंद करना भूल गया, और अपने रिटर्न आया जिस टाइम में उसको लगा था कि भर जाएगा, जितने टाइम में 2 टैप साथ में मिल के भर देता है, वो सोचा कि उस टाइम पे वापस आके बंद कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 30 मिनट में अगर दोनों को ही मिल के भर देता है तो 30 मिनट बाद आया, लेकिन जब वो उस एग्जैक्ट टाइम में आया तो उसको ये पता चला कि वो अपने आउटलेट पाइप को बंद करना ही भूल गया। तो अब उसके बाद जब वो आउटलेट पाइप भरा तो वो भर बचा हुआ एक्स्ट्रा कितना टाइम लगा, 6 मिनट। इसका मतलब यहाँ से एक चीज़ तो साफ पता चल गया कि जो टैंक है अपने निर्धारित फिक्स टाइम से 6 मिनट एक्स्ट्रा लिया है। जो उसका फिक्स टाइम था जो भी, उससे वो क्या किया, 6 मिनट एक्स्ट्रा लिया है। प्लस यहाँ पे आपको ये भी सोचना है, तुरंत ये पढ़ते पढ़ते दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये जो 6 मिनट एक्स्ट्रा लिया है इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन चला है, ए प्लस बी, अगर हम टैप का नाम दे दे ए और बी तो, और ये दोनों के दोनों कौन से पाइप थे, इनलेट पाइप। मतलब यहाँ पे आउटलेट पाइप को बंद करने के बाद 6 मिनट एक्स्ट्रा लगा और उसमें सिर्फ ए प्लस बी चला। ठीक है, तो अब पहले ये देख लेते हैं कि आखिर इन दोनों को एग्जैक्ट टाइम कितना लगता अगर ये साथ में भरते। तो अगर हम इसमें बनाएं, ए लेता है 30 मिनट, बी अगर लेता है 45 मिनट, तो दोनों को ही मिल के लेगा, मतलब एल से मान लेते हैं 90 मेरा कैपेसिटी। तो इसका एफिशिएंसी आ गया 3, इसका एफिशिएंसी आ गया 2। ये नॉर्मल सा बात है, अगर आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ पता होना चाहिए। तो अगर हम एग्जैक्ट लिखें
अगर सिर्फ ए और बी चलता तो टैंक कितने देर में भरा जाता, तो ए और बी अगर चलता तो टैंक 90/5 मतलब टैंक 18 मिनट में भरा जाता। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन उसको 6 मिनट एक्स्ट्रा लगा, तो पहले ये देख लेते कि 6 मिनट में ए और बी कितना टैंक भरा होगा। तो अगर हम 6 मिनट का बात करें तो 6 मिनट में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो अगर हम यहाँ पे लिखे वर्क डन, तो वर्क डन का डायरेक्टली लिख सकते हैं एफिशिएंसी इनटू टाइम। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। मतलब कि 5 के एफिशिएंसी थे, 5 का एफिशिएंसी था और उसमें टाइम इसको 6 मिनट का मेरे को निकालना है। तो अप्रॉक्स 30 यूनिट पानी भराया। लेकिन ये 30 यूनिट पानी वो है जो सी खाली किया होगा 18 मिनट में, क्योंकि जाहिर सा बात है 18 मिनट में इस टैंक को भर जाना था। लेकिन 30 यूनिट टैंक बच गया, मतलब 18 मिनट में 90 यूनिट भर जाना चाहिए था। लेकिन ये टैंक 90 यूनिट नहीं भरा, 30 यूनिट खाली रह गया। इसका मतलब सिंपल सा लॉजिक ये है कि कोई है जो 18 मिनट चला और टैंक को 30 यूनिट से खाली कर दिया। तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है सी, जो कि ए और बी के साथ 18 मिनट चला, जिसने टैंक को खाली कर दिया 30 यूनिट से। तभी तो 30 यूनिट एक्स्ट्रा भराया 6 मिनट में। तो मेरे को निकालना है कि ये जो आउटलेट पाइप है जिसको हमने सी नाम दिया है, ये वाटर को पूरे तरीके से टैंक से कितने देर में निकाल सकता है। तो यहाँ से आप एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं। एक एफिशिएंसी निकालेंगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, मतलब कि एफिशिएंसी 30/18, तो ये आ जाएगा 5/3। लेकिन यहाँ पे हम लोग को टाइम बचाना है। यहाँ पे मेरे को ये दिख रहा है कि ये जो 90 यूनिट टोटल है ये 30 का मल्टीपल है। तो अगर ये 90 यूनिट भरता तो इंटू 3 हो जाता, और ये 18 मिनट है तो ये भी इंटू 3 हो जाता। तो ओवरऑल अगर इसको 90 यूनिट भरना है तो इसको टाइम लगेगा 54 मिनट। अगर सॉरी, भरना नहीं, अगर इसको खाली करना है तो यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा बी। आई होप ये समझ में आ गया। ये सिंपल सा था, बस पढ़ने में थोड़ा था। बस यहाँ पे आपको ये देखना था कि एक्स्ट्रा जो पानी भरा वही पानी आउटलेट पाइप के द्वारा उतने देर में खाली किया होगा जितने देर ये तीनों चला है। अब आते हैं, ये थोड़ा माइक का इशू हो चुका था बट रिजॉल्व हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पहला क्लास से थोड़ा एंजाइटी वगैरह भी हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। तो मेरा यहाँ बोला जा रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 660 किलोमीटर। पॉइंट ए से 2% ने अपने जर्नी को स्टार्ट किया 70 एंड 98 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से सेम टाइम पे। लेकिन जो फास्टर पर्सन है, अगर डायग्राम में देखा जाए तो ये रहा पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट बी। अब इसमें ये बोला जा रहा है 2 पर्सन है, मान लेते पी और क्यू। इन्होंने सेम टाइम पे अपने जर्नी को स्टार्ट किया, लेकिन जो फास्टर पर्सन है वो पॉइंट बी पे पहुंच के वापस आ गया। मतलब फॉर एग्जांपल अगर पी को फास्टर मान ले तो ये क्या किया, बी तक पहुंचा और यहाँ से ये वापस आ गया। लेकिन क्यू वाला बी तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि ये स्लो था, और ये दोनों रास्ते में कहीं सी पॉइंट पे वापस मिल गए। उप्स, ये क्या हो गया। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि बी से सी तक का आपका डिस्टेंस क्या होगा अगर ये टोटल दे रहा है 660 किलोमीटर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में, इस टाइप का जितना भी स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन होता है, तो वहाँ पे हम लोग को इस्टेब्लिश करना पड़ता है रिलेशन बिटवीन द टाइम, डिस्टेंस या स्पीड। तो यहाँ पे मेरे को एक बात ये पता चला जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है कि यहाँ पे जो टाइम है वो बिल दोनों के लिए क्या है, सेम है। मतलब सेम टाइम पे यहाँ पे लिखा हुआ स्टार्ट किया गया। लेकिन जब ये ए है, ए पॉइंट पे चला, ए पॉइंट से, और जब सी तक आने में फास्टर वाले को जितना टाइम लगा उतना ही टाइम ए से लेके स्लोअर वाले को सी तक पहुंचने में लगा होगा। ठीक है। तो इस कारण से मेरे को ये समझ में आ गया कि दोनों के लिए जो टाइम है वो दोनों के लिए क्या है, सेम है। और हमको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम।
अगर टाइम दोनों के लिए कांस्टेंट है तो जो स्पीड और डिस्टेंस के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, मतलब डिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्पीड, मतलब जो इनका स्पीड होगा वही रेशियो इनका किसका होगा, डिस्टेंस का होगा। तो अगर हम यहाँ पे पी और क्यू के स्पीड के रेशियो को लेते हैं तो फास्टर वाले को पी मान लेते हैं, तो पी गया 98 के स्पीड से और क्यू गया 70 के स्पीड से। तो अगर हम इसका अगर हम इसको 14 से करें तो 14 इंटू 5 और 14 7 जा 98, तो दोनों का स्पीड का रेशियो हो गया 7:5 और जो कि टाइम क्या है, सेम है दोनों के लिए, तो इसके डिस्टेंस का भी रेशियो क्या होगा, 7:5। तो अगर हम एक अच्छा सा डायग्राम फिर से बनाए इसको रफ करके, तो मेरे को अलग पे कलर से बना देते हैं। मेरे को ये पता चल रहा है ये ए है ये बी है और दोनों जहाँ पे मिला वो पॉइंट है सी। मतलब क्या कि अगर ये स्लोअर वाला जिसको हम क्यू बोल रहे हैं ये यहाँ से यहाँ तक कितना कवर किया, 5, और जो फास्टर वाला है जिसको हम पी कह रहे हैं तो यहाँ से यहाँ गया और फिर वापस यहाँ से सी तक आया, और इतने में वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, 7। तो यहाँ तक तो दोनों के लिए 5 होगा, बचा क्या, 2, 2 ऊपर और नीचे का मिला के। तो इसका मतलब कि ये दोनों तो डिस्टेंस सेम है, तो अगर दो को इक्वली बांटे तो मेरे को ये पता चला कि यहाँ से यहाँ तक भी 1 है, तभी ऊपर 1 आया, और 7 + 2 टोटल मिला के 5 + 2 फास्टर वाले का 7 हो गया। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि ए से लेके सी तक रेशियो में वैल्यू 5 है और सी से लेके बी तक रेशियो में वैल्यू क्या है, 1। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम इस डायग्राम को रफ कर दे क्योंकि ऊपर बन चुका है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे ये लिख देते हैं, सॉरी, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्पीड, क्योंकि टाइम दोनों के लिए क्या है, सेम है। तो जो डिस्टेंस की स्पीड का रेशियो वही डिस्टेंस। तो मेरे को ये पता चला कि टोटल 5 + 1 जो 6 है वो किसके बराबर है, 660। ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेकिन एक का वैल्यू कितना आ गया, 110। अब बारी आया कि हम लोग को निकालना क्या है, बी सी, और बी सी एग्जैक्ट 1 ही है, तो इसका मतलब मेरे को 1 का ही वैल्यू पूछा जा रहा था, वो आ गया 110 किलोमीटर। उप्स, यहाँ पे एक दिक्कत हो गया, ये सब मीटर में नहीं होगा, ये होगा किलोमीटर में, किलोमीटर। तो मेरा सही आंसर है ए। आई होप यहाँ समझ में आ गया। यहाँ पे कंफ्यूजिंग पॉइंट क्या था, ये 7 को किस तरीके से डिवाइड करें। यहाँ पे बस ये याद रखना था कि 7 इसका टोटल ए से बी तक डिस्टेंस नहीं है, ये 7 जो है ये क्या है, ए टू बी प्लस बी टू सी। इसी कारण से ये दोनों सेम होने के कारण ये बचा हुआ 2 एक एक में बट गया, और यहाँ से ए से लेके बी तक आ गया 6। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया। इसमें मेन इम्पॉर्टेंट ये था, इसी के कारण क्या था, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, ये सब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवाइज हो गया। डिस्टेंस और स्पीड क्या होता है, आपस में डायरेक्टली होता है अगर टाइम सेम है। तो आई होप ये, सॉरी गाइस, माइक का थोड़ा फिर से प्रॉब्लम हो गया था। चलिए 4 नंबर पे स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा नेचुरल नंबर मतलब प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी पढ़ना इसलिए थोड़ा हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि इससे एसएससी में अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये 2022 से जब पैटर्न चेंज हुआ था तभी से प्रोबेबिलिटी का अच्छा अच्छा क्वेश्चन देखने को मिला था। तो अभी भी हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी का और अच्छा क्वेश्चन देखेंगे। फ़िलहाल अभी पहला क्लास है तो ये देख लेते हैं सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया कि एक मैन है जो कि क्या है, 3 में से 2 बार वो क्या बोलता है, सच बोलता है। तो अगर हम इसका लिखे ट्रुथ मैन का, तो वो क्या है, 2 में से 3 बार वो क्या बोलता है, सच बोलता है। तो वो लाई कितने बार बोलता होगा, 3 में से 2 बार सच बोल रहा है तो 3 में से 1 बार वो क्या बोल रहा होगा, झूठ बोल रहा होगा। ये तो यहाँ पहला ही लाइन से समझ में आ गया। अब वो क्या करता है, एक नेचुरल नंबर के सेट में से
जो कि 1 से 7 तक है, उसमें से उसको एक नंबर पिक करना पड़ता है, वन ऑफ द नंबर पिक करना है, और वो ये बोल रहा है कि वो नंबर क्या है, इवन है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सच में क्या हो, इवन हो, क्योंकि वो झूठ भी बोलता है 1/3 टाइम, 3 में से एक बार झूठ भी बोलता है, तो क्या भरोसा कि वो सच बोल रहा है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपको क्या करना है, पॉसिबल आउटकम ऊपर, अपॉन में क्या रहता है नीचे, टोटल आउटकम। ये प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला होता है जो 9, 10 में ये सब में बताया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग उसका टोटल आउटकम देख लेते हैं कि क्या उसका आउटकम होगा। तो अगर हम ध्यान दें तो अगर इवन नंबर का अगर हम पॉसिबिलिटी देखें इस सेट में, तो इवन नंबर है 2, 4 और 6, जिसका वैल्यू प्रोबेबिलिटी क्या होगा इवन नंबर का, तो ये हो जाएगा 3/7। ये हो गया इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी। लेकिन इस 3/7 में से ये इवन का है, तो ऑड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, जिसको हम पी ओ से दिखा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4/7। अब बारी आता है कि ये ऑड निकालने का हम लोग को ज़रूरत क्यों पड़ा, क्योंकि पूछा गया तो इवन ही। तो इसमें ये सोचना है क्योंकि वो इंसान झूठ भी बोल रहा है, तो इसी कारण से अगर वो झूठ बोल रहा होगा तो ये 3 ना चुन के बाकी बचा का 4 चुनेगा। इसी कारण से हमको ऑड का भी प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा, क्योंकि टोटल आउटकम में हमको इवन भी कंसीडर करना है और ऑड भी कंसीडर करना है, क्योंकि वो सच भी बोल रहा है और उसका चांसेस है कि वो झूठ भी बोल सकता है। तो इसी कारण से अगर हम लोग टोटल आउटकम देखें, तो टोटल आउटकम अगर देखा जाए, तो अगर वो सच बोल रहा है, तो सच बोल रहा है तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 2/3। लेकिन अगर वो सच बोल रहा है तो मतलब वो सच में इवन नंबर में से पिक किया होगा, तो वो हो जाएगा 3/7। ठीक है, ये उसके सच बोलने का प्रोबेबिलिटी है कि वो सच में इवन नंबर चुना है और उसमें वो 2/3 सच बोल रहा है, ये उसका चांसेस है। प्लस मेरे को और नंबर भी लेना पड़ेगा, तो अगर वो और लेगा तो ऑड लेगा वो 4/7 उसका ऑड होगा, और अगर वो ऑड हो रहा है तो वो झूठ बोलेगा, मतलब उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/3। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन बिल्कुल आराम से समझना है। इसमें क्या बोला गया, क्योंकि वो सच और झूठ दोनों बोल रहा है और उसको इवन पिक करना है, तो अगर वो इवन पिक करेगा और सच में इवन होगा तो उसका प्रोबेबिलिटी होगा इवन में से 2/3। अगर वो झूठ बोल रहा है तो उसका 4/7 में से पिक करेगा और उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, लाई का 1/3। तो ये हो गया उसका टोटल आउटकम। अब आता है इसका पॉसिबल आउटकम क्या होगा। पॉसिबल आउटकम वो सच में क्या बोल रहा है, इवन। तो इवन का पॉसिबल आउटकम 3/7 इवन, और इसमें से उसका क्या होगा, 2/3। ये उसका पॉसिबल आउटकम है, ये उसका टोटल आउटकम है। आई होप ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि पॉसिबल आउटकम निकालना कोई बड़ा बात नहीं है, वो साफा दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है टोटल आउटकम। टोटल आउटकम में हमें इवन तो लेना है, लेकिन साथ ही साथ ऑड को भी कंसीडर करना है, क्योंकि वो इंसान झूठ भी बोल रहा है। ठीक है, अब निकालते हैं इसका प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या, कि वो सच में क्या हो, इवन हो। तो इसमें क्या होगा, पॉसिबल है 3/7 इंटू 2/3, और टोटल है 2/3 इंटू 3/7 प्लस 4/7 इंटू 1/3। नीचे तो बेस तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 3, 7, 7, 3, ये तीनों कट गया, कॉमन ला के कट गया, सिंपल सा है। ऊपर आ जाएगा 3 2 6, 3 2 6 प्लस 4, मतलब क्या आ गया, 6/10, कट करके आ गया 3/5, हमारा ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत टाइम लग गया, कल से स्पीड थोड़ा बढ़ाऊँगा। पहला क्लास है, थोड़ा सा नर्वस, थोड़ा एंजाइटी, इसी कारण से बहुत बार माइक वगैरह का भी दिक्कत हो रहा था। 5 क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन 1 2 सिंपल रहना भी चाहिए, वरना कॉन्फिडेंस टूट जाता है, ऐसे कॉन्फिडेंस बना रहता है। यहाँ पे देखा जाए ए बी और सी 3 पाइप है, जो कि इंडिविजुअली 6, 8 और 12 घंटा में टंकी को फुल कर रहा है। अब क्या है कि एक साथ
इस पाइप को खोला गया और किस रेशियो में खोला गया कि यहाँ पे पहले वाले को 3, दूसरे वाले को 2 और तीसरे वाले को 1 के रेशियो में खोला गया। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है जो कि समझना है, वरना ये क्वेश्चन में कभी भी आंसर कभी आ ही नहीं सकता, आंसर कुछ और आने लगेगा। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट ये समझना है कि जो, क्योंकि तीनों साथ में खोला गया। अब जाए फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्या समझाना चाह रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे ये बोला गया कि कोई इंसान ए बी और सी है। अब इसमें ये बोला गया कि तीनों साथ में काम किया और काम मान लेते हैं किसी टाइम पे ख़त्म हो गया। तो अगर ए 10 दिन काम किया, बी 5 दिन काम किया और सी 3 दिन काम किया, तो यहाँ पे सिंपल आपको ये सोचना है, जो कि आपको कॉमन सेंस थोड़ा सा जिसको बोल सकते हैं, कि ये 5 और 3 वाला जो सबसे लो काम किया, मतलब बी और सी, ये पूरे दिन काम नहीं किया, दोनों तीनों को ही स्टार्ट किया सेम टाइम में। क्या स्टार्ट किया है? सेम टाइम में। तो इसमें ये पता चल रहा है कि बी और सी पूरे दिन काम नहीं किया है, मतलब लास्ट तक ये काम नहीं किया है। लास्ट तक वही काम किया है जिसका डे सबसे ज़्यादा है, क्योंकि तीनों ही अगर काम छोड़ देंगे तो कभी काम ज़िंदगी में ख़त्म ही नहीं होगा। काम ख़त्म भी हुआ है और बी और सी का डेज पूरा है भी नहीं, और सबसे ज़्यादा डेज है ए का। इसका मतलब काम 10 दिन में ख़त्म हुआ है और ए ने पूरा दिन काम किया है, बी ने 5 दिन किया है और सी ने 3 दिन किया है। ये इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भी जो टाइम का रेशियो है 3:1, तो इसमें आपको अगर पूछा जाए कि टोटल टाइम कितना लगा है, हाउ मच टाइम टैंक को भरने में, तो हमको 2 और 1 को नहीं देखना है लास्ट में। हम कंपेयर किससे करेंगे कि जो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा होगा वही पूरे टाइम काम किया होगा और टैंक को फुल करने में उसी का टाइम को, क्योंकि ये जितना टोटल टाइम ये जितना लगा, ये उतना तो काम नहीं किया, ये उससे कम किया, ये बात पता चल रहा है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा है वही क्या किया, लंबे समय तक लास्ट तक चला है। यही इसमें मेन कॉन्सेप्ट था समझने का। तो यहाँ पे ओवरऑल एक रिवाइज करा दे कॉन्सेप्ट। तो इसमें ये बोला गया कि जिसका टाइम सबसे ज़्यादा वही सबसे लंबे समय तक काम किया है, क्योंकि यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि तीनों को किस रेशियो में खोला गया। टाइम का रेशियो इनका क्या है कि एक 3 चला, एक 2 चला और एक कितना चला, 1 चला। तो जो सबसे लंबा चला उसी का कंसीडर करना है। तो बस ये इस पॉइंट को दिमाग में रख के अब सॉल्व करते हैं, पता चल जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ए 6 घंटे काम किया, बी 8 घंटे किया और सी 12 घंटे में इंडिविजुअली ये भर देता है। तो तीनों का एलसीएम 24, मतलब 24 मेरा टोटल वर्क हो गया। तो ए का एफिशिएंसी हो गया 4, बी का हो गया 3 और सी का हो गया 2। इसका मतलब कि ए मतलब 1 घंटे में 4 भरता है, ये 3 भरता है और ये 2 भरता है। लेकिन इसको इसका जो टाइम का जो रेशियो है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रहा है, 3:1। मतलब कि ए को, मतलब अगर हम रेशियो को x मान लेते हैं तो ए मेरा 3x टाइम के लिए चला, बी मेरा 2x टाइम के लिए चला और सी मेरा x टाइम के लिए चला। तो जाहिर सा बात है कि अगर हमसे ये पूछा जा रहा है कि टोटल टाइम कितना लगा, तो बी और सी के टाइम को कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि बी और सी पूरे टाइम तक चला नहीं है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें टोटल वर्क से, ए चला है 3x टाइम के लिए और ए का एफिशिएंसी है 4। तो ए का जो, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो ए का जो वर्क होगा 4 × 3x और बी का वर्क आएगा उसी तरीके से 3 × 2x और सी का जो वर्क आएगा 2 × x। और इन तीनों को जोड़ा जाए, क्योंकि काम कंप्लीट हो चुका है, पाइप भर चुका है, इसी रेशियो से चला और पाइप जो टैंक है वो भर गया। तो ये टोटल वर्क होगा ए और बी और सी का, और ये किसके बराबर होगा, 24। तो मतलब 12x प्लस 6x प्लस 2x, ये आ गया मेरा 24 के बराबर। तो 20x आ गया 24 के बराबर और x का वैल्यू यहाँ कितना आ गया, 24/20, मतलब 1.2। ये x का वैल्यू आया, ये x मतलब क्या,
कि जो मेरा सी है वो 1.2 आवर्स चला, जो मेरा बी है वो मेरा चला 2.4 आवर्स, और जो मेरा सी है ये चला 3.6 आवर्स। शुरू में मैं आपको यही बता रहा था कि अगर मुझसे पूछा जाए कि टोटल टाइम कितना लगेगा, क्योंकि ये पूरा चला ही नहीं और टंकी भरा भी गया, तो इन दोनों को कंसीडर ना करके हम लोग किसको देखेंगे, ए को। जो सबसे लंबे समय तक चला है वही टोटल टाइम होगा, अगर ये तीनों साथ में चला है तो, और टैंक मेरा फुल हुआ है तो यहाँ पे आया 3.6। इसका मतलब कि इसका आंसर क्या होगा, 3.6, क्योंकि हमको यहाँ पे कंसीडर करना है जो लंबे समय तक चला उसी के टाइम को। बी और सी तो बीच में ही बंद हो गया था। आई होप ये क्लियर हो गया। थोड़ा फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा सा एंजाइटी वगैरह, मैं ये बात को 3-4 बार बोल चुका हूँ, कोई नहीं, अगले क्लास से थोड़ा स्पीड बढ़ाऊँगा, और हो सके तो अगर आप लोग का रिस्पॉन्स सही रहा तो मैं अलग अलग चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक को भी कवर करूँगा। फ़िलहाल ये 5 क्वेश्चन है, कल और 5 क्वेश्चन लाऊँगा, और ऐसे ही ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी टिल द CGL मेंस। तो अगर आपको क्वेश्चन कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आई होप आपको अच्छा ही लगा होगा। गुड नाइट।